जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जेस्पर्ट 95 पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं जो फाइनल रिवीजन के तौर पर है और कहा जाए कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है, क्योंकि ये बिहार इंटर स्तरीय जो एसएससी एग्जाम होने वाली है या बीएसएससी जो सीजीएल आने वाला है, जो सचिवालय सहायक का है, जो सीजीएल 4 वो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका होगा। दोस्तों कहा जाए कि इसमें मेन रूप से कौन कौन से टॉपिक को हमने कंबाइंड किया है, और एक तरह से कहा जाए कि ये 3500 का एक ये सेट होगा और 3500 आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। टोटल 3500 क्वेश्चन होगा जो केवल विज्ञान का होगा, जिसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, हमारा सौरमंडल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, कृषि विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है मेन रूप से कहा जाए कि एसपीडी जो बुक है, एसपीडी सामान्य ज्ञान, वो उससे ही आपका विज्ञान का जो एसपीडी सामान्य विज्ञान है उससे क्वेश्चन ये बनेगा। और कहा जाए कि इस बार ये जो एग्जाम हुई थी दरोगा का, उसमें लगभग 90 के करीब में क्वेश्चन जो है ना, 80 से 90 क्वेश्चन देखा गया है कि केवल ये एसपीडी से ही आया हुआ था। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है दोस्तों। और ये सब जो बिहार का आपका बीएसएससी दे रहे हैं या दरोगा दे रहे हैं या बिहार पुलिस दे रहे हैं, तो इन सभी में जो है ना, चाहे रेलवे का दे रहे हैं, ये एसपीडी से क्वेश्चन ही अधिकांश होते हैं, एसपीडी नहीं तो लुसेंट। लेकिन आप बीपीएससी या यूपीएससी दे रहे हैं तो थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लेकिन इन सब के लिए जो 2020 एग्जाम है, इन लोगों के लिए आपका एसपीडी और लुसेंट ही काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए जो सेट लाए हैं ये 100 सेट होगा। ये 100 सेट में पहला सेट ये जो है आपके सामने दिख रहा है, जो विज्ञान का है, सामान्य विज्ञान जो है उससे, जिसमें जीव विज्ञान का क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे। ये 100 सेट मिलेगा दोस्तों। इसमें लगभग टोटल क्वेश्चन को जिक्र किया जाए तो 3500 के करीब में होंगे। तो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ये क्या है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। तो ये ऑल्टमैन किया था, ठीक है। ऑल्टमैन जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे दोस्तों। बहुत ही ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बेनिफिट साबित करेगा, क्योंकि ये सेट आपको मास्टर वीडियो के तौर पर है। और ये कहा जाए कि ये 100 सेट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन होते हैं। तो ये सभी होते हैं, यानी कि अमीबा, इग्लिना हो गया और प्लाज्मोडियम, ये तीनों जो है ना ये आपका प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए, आगे है क्वेश्चन की जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये अरस्तु हैं, ठीक है। आगे है कि कोशिका जो भित्ति है किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कहेगा तो जंतु में का है और पादप में, दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। आगे है दोस्तों कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है। तो ये सभी है। प्रोटिस्टा जगत में कवक हो गया, शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। यहाँ देखें आगे क्वेश्चन कि जीवाणु की खोज किसने, जीवाणु की खोज जो है 1883 में लिवेन हॉक ने किया था, ठीक है। आगे दोस्तों की चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ना, ये कौन है। तो ये हिप्पोक्रेटस है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र की बात करें, हिप्पोक्रेटस राइट आंसर है। आगे है दोस्तों की, आगे है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है ना कोशिका है, ठीक है। संसार का सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो संसार का जब सबसे सूक्ष्म जीव जो है ना दोस्तों, ये आपका विषाणु हो जाएगा। आगे है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ये जो है ना प्लाज्मा झिल्ली जो है ना दोस्तों, इसमें आपका देखा जाए तो ये प्लास्फोलियो प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। फास्फोलियो, ठीक ना, फास्फोलियो प्रोटीन का बना होता है। आगे है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है ना, ये आपका 1 और 2 दोनों, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है। आगे है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति जो है ना, ये आपका हो गया पौधा के पादप सेल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आगे है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है दोस्तों, ये आपका थियोफ्रेटस है। चलिए आगे है कि कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो कोशिका का जो श्वसन केंद्र है जो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। आगे देखिए यहाँ कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो
कोशिका का जो अध्ययन है ये साइटोलॉजी कहते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे है कोशिका का जो अध्ययन है दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए साइटोलॉजी है। आगे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये डार्विन समझाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डार्विन समझाया था। ये आपके लिए इंटर स्तरीय वाले के लिए रामबाण होगा। ये एक तरह से रिवीजन तौर पर फाइनल मास्टर वीडियो हो गया है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन जो है ना टेक्सोनोमी कहलाता है। टेक्सोनोमी। आगे है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का जो है ना लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 नंबर। आगे है कि यहाँ कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये ना कवक इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये मोनेरा में कवक नहीं शामिल होता है। जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल होता है। आगे है दोस्तों कि विषाणु। यह है कि विषाणु जगत में शामिल किए जाते हैं। तो विषाणु जगत में जो शामिल होते हैं ये में कोई नहीं है विषाणु में, ये सब है ये आपका जीवाणु जगत का ही ये अति है जो कहा जाए कि ये इसमें कोई नहीं होगा विषाणु में। आगे है दोस्तों कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो 5 में जो है ना विटेकर जो है ये 5 जगत का सिद्धांत दिए थे, विटेकर। आगे है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो कोशिका का जो ऊर्जा घर है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, या पावर हाउस बोले या ऊर्जा घर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है दोस्तों यहाँ पे है कि कौन वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिकी आधार कहा है? तो जीव द्रव्य को जो ना भौतिकी आहार जो कहा है जीवन का, ये हेक्सेल ने किया है। हेक्सेले ने कहा है। तो आगे है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत को जो है ये आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रतिपादित किया था। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह है क्वेश्चन की मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये सबसे छोटी कोशिका है ना ये आपका सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। ठीक, शुक्राणु याद रखिएगा। आगे है दोस्तों शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ना शरीर में पाई जाने वाली ये अंडाणु है। छोटा में शुक्राणु और बड़ा में अंडाणु। ठीक, आगे है यहाँ पे विषाणु क्या है? यानी विषाणु है तो विषाणु जो है ना अकोशिकीय है। विषाणु अकोशिकीय है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। तो ये है ना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये 2 नंबर हो जाएगा। सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एक इसका 1 नंबर हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। आगे है दोस्तों कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये जो है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, आगे है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे एटीपी किसकी इकाई है? एटीपी जो है ऊर्जा का इकाई होता है। द्वि नामपत्ति किसने दिया था? लिनियस दिया था। ठीक है, लिनियस दिया था। आगे है दोस्तों कि जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S जो है ना राइबोसोम पाया जाता है। आगे है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक, जोसेफ लिस्टर। आगे यहाँ पे देखेंगे कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो जीवाणुओं का जो है ना ये रॉबर्ट कोच किया था। ठीक है, आगे है कि दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? दूध में पाया जाना लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सॉरी ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति सेलुलोज को बनाता है। कवक का काइटिन का होता है। ठीक है, आगे है क्रेब चक्र होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्रेब चक्र। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों यह क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो है ना ये कोशिका
भित्ति कहलाता है, कोशिका भित्ति। आगे है कि हमारे प्रोटोजोआ के रूप में भी हाड़ा प्रोटोजोआ के रूप में किसको जाना जाता था, यूग्लिना को जाना जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर सेट देखते हैं दोस्तों। नंबर सेट है दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर सेट में जो है दोस्तों क्या कर रहा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ना ये लाइसोसोम जो है ना दोस्तों, ये आपका पाचन केंद्र कहलाता है, ठीक है ना, पाचन केंद्र लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। आगे है कि गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होता है, सबसे कम जीवाणु में होता है गुणसूत्र, ठीक है, जीवाणु में। किसे कोशिका के अचल संपत्ति कहा जाता है। तो कोशिका का जो अचल संपत्ति है दोस्तों, ये आपको न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। किसमें असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो असूत्री जो विभाजन है दोस्तों किस में पाया जाता है, अर्धसूत्री या असूत्री विभाजन जो कह रहा है ये आपका जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है। आगे है कि समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है ना दोस्तों ये 5 चरणों में पूरा होता है। आगे यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये 46 होता है, जोड़ा में बोलेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ना ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, राइबोसोम याद रखिए। आगे है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है ये कहाँ पे होता है, यह क्रोमोसोम में होता है। आगे है क्रोमोसोम सही है। अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अनुवांशिकता जो है डब्ल्यू वाटसन ने किया था, ठीक है, डब्ल्यू वाटसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है दोस्तों ये प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लास्टिड। आगे है कि गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जिकाय का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों ये है श्रवण करना, ठीक है, श्रवण करना। आगे है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये है आपका ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस का खोज। आगे है कि कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। चलिए आगे है यहाँ पे, यह है क्वेश्चन की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को जो है ना क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग। और फूल बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है ये क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया। आगे है कि आरएनए का प्रथम कार्य होता है। तो आरएनए का जो प्रथम कार्य है दोस्तों ये हो गया प्रोटीन का संश्लेषण करना। टमाटर में लाल रंग होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपिन। आगे दोस्तों की अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जो पिता या जनक मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन है दोस्तों ये आपका ये है तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, तरुण पुष्प कलिकाओं। आगे है कि समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कायिक कोशिका याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि पुरुष जीन संघटक होते हैं, यानी पुरुष जो जीन संघटक होते हैं तो एक्स वाई पुरुष में, महिला में एक्स एक्स, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो विकास डार्विन ने किया था, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो जीवों का जो है प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये भी डार्विन ही दिया था। आगे है कि मानव में किस प्रकार के गुणसूत्रों के लिंग निर्धारण होते हैं, यानी मानव में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। तो ये होता है एक्स वाई से, ठीक है, पुरुषों के गुणसूत्र से, पिता के। आगे है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पे
यह है कि हल्दी में पीला रंग होता है, तो यह जेंथोफिल के कारण होता है हल्दी में पीला रंग। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक होता है ये क्लोरोप्लास्ट सहायक होता है। आगे है कि अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधा का प्रयोग किया था, तो मटर का पौधा का प्रयोग किया था, 14 मटर का पौधा का प्रयोग किया था। चलिए आगे है दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था लाइसोसोम। ठीक है, आगे है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, तो बिडल एंड टेटम ने दिया था। ठीक है, ये 2 नंबर हो जाएगा, बिडल एंड टेटम। आगे है दोस्तों, आगे है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। आगे है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो ये आरएनए और प्रोटीन का, ये कई बार पूछा है राइबोसोम, याद रखिएगा आरएनए और प्रोटीन का। आगे है दोस्तों कि कोशिका का एटम बम कहलाता है, तो कोशिका का जो एटम बम है ये लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, कोशिका का एटम बम जो बोलते हैं लाइसोसोम। आगे दोस्तों जीन बने होते हैं, तो जीन जो बना होता है दोस्तों ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आगे है दोस्तों कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुआ है, तो जीवन का जो उत्पत्ति हुआ है दोस्तों ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, याद रखिएगा ये कई बार पूछा है, कैम्ब्रियन काल में। आगे है यहाँ देखें आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है, तो ये आनुवंशिकता का जो मूल इकाई है दोस्तों ये जीन है। ठीक है, ये जीन है। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर सेट। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पे आ गया है सेट, और हम लोग तीसरा नंबर सेट को देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा समूह वनस्पति जगत का बोलेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा वनस्पति जगत में हो जाएगा। आगे है कि मटर किस कुल का पौधा है, तो मटर जो है ना लेगुमिनेसी कुल का है। ठीक है, तो 3 नंबर हो जाएगा इसका। आगे हो गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए आगे है दोस्तों कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आगे है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए में होता है। ठीक है, आरएनए याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवकों का जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये काइटिन का बना होता है। उधर भी देखें हम लोग। सबसे छोटा बीज कौन सा होता है, तो ये सबसे छोटा जो बीज है दोस्तों ये आर्किड है। ठीक है, आर्किड है। आगे है कि तरकू रूपी जो जड़ है किसमें पाया जाता है, तो ये मूली में पाया जाता है। तरकू रूपी जो है ये मूली में पाया जाता है। ठीक है, जड़। आगे है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो पौधे के जो है ना मुख्य प्रकाश संश्लेषण है पत्ती है। ठीक, पत्ती याद रखिएगा। आगे है कि लाइकेन किसके बने होते हैं, तो लाइकेन जो है ना कवक और शैवाल का बना होता है। ये दोनों सही आंसर है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, तो एम्फीबिया वर्ग की जब बात करता है दोस्तों तो ये ब्रायोफाइटा कहलाता है, एम्फीबिया वर्ग। आगे है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है, तो यूकेलिप्टस है। ठीक है, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा है। आगे है दोस्तों कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। याद रखिए शैवाल को फाड़ देता है, यानी सवाल वगैरह जो मिलता है तो ये फाइकोलॉजी। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी बनाने में जो है ना ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे है यहाँ पे कि डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो ये डीएनए हैदराबाद में है। ठीक, हैदराबाद याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि ये केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, तो केंद्रक जो है ना उसमें डीएनए का जो अंश होता है दोस्तों 10% होता है, मात्र 10%। आगे है कि अनुवांशिक, एक मिनट सॉरी, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, तो आधुनिक वनस्पति का जनक लिनियस को कहा जाता है।
आलू का एक कायिक प्रवर्धन होता है, ये तना होता है, ठीक है ना, तने से ये बनता है आलू। आगे है दोस्तों कि गाना किस कुल का पौधा है, तो गाना ग्रेमी का है, ठीक है, गाना हो जाएगा ग्रेमी कुल का। आगे है यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा बीज जो है ना कौन सा है, तो ये लोडोसिया जो है ना, लोडोसिया जो है सबसे बड़ा बीज है, ठीक है। आगे है साबूदाना जो प्राप्त होता है किससे, तो साइकस से साबूदाना बनता है। आलू, आलू है, आलू किस कुल के हैं, तो सोलेनेसी कुल के हैं आलू। आगे है टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा है ये। आगे है कि आगे है दोस्तों कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है, तो ये पौधे की है ना तना से ही हल्दी प्राप्त किया जाता है, तना याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक फल है, तो फल जो है ना भिंडी एक फल है, देखिए इधर भी दिया है लेकिन ये भिंडी जो है ना एक फल है। आगे है आलू क्या है, आलू एक तना है, ठीक है, उधर भी पढ़े हम लोग। लहसुन में गंध होता है, तो एलाइसिन के कारण होता है, ठीक है, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होता है। और इसके अलावा जो है पोटेशियम भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है लहसुन और प्याज में, चलिए इससे भी गंध होता है इसमें। आगे है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ना ये पुष्प है, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग जो है ना ये पुष्प है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, ठीक है, पुष्प एक नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे है दोस्तों, आगे है कि प्रकंद का एक उदाहरण है, तो अदरक जो है ना, अदरक और ये हल्दी ये प्रकंद का उदाहरण है। आगे है कि शैवाल, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों का जो है ना सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की शैवाल का बना होता है। आगे है दोस्तों चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, तो चट्टान पर जो उगता है लाइकेन उसको हम बोलते हैं सेक्सिकुलस, ठीक है, सेक्सिकुलस बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि जड़ों के रूपांतरण होता है, तो जड़ों का रूपांतरण जो होता है ये सभी है, माने कि गाजर भी है, मूली भी है और शलजम भी जड़ के अंतर्गत आता है। आगे है कि प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो प्रथम ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, ठीक है। आगे है, आगे है कि अंतरिक्ष जाति प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं, ये है कोलेरेला, ये अंतरिक्ष जाति कोलेरेला को लेकर जाते हैं, कई बार पूछा है एग्जाम में। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है, आवृत बीजी पौधा सबसे छोटा में लेमना होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेमना सबसे छोटा है। आगे है दोस्तों कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है ना आपका हैदराबाद में है, ठीक, ये हैदराबाद में है। आगे है दोस्तों कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है, तो पेड़ के छाल पर जो उगता है दोस्तों उसको हम कोटिकोलस बोलते हैं, ठीक है, कोटिकोलस। आगे है लौंग किस कुल का पौधा है, तो लौंग जो है ना ये याद रखिएगा ये आपका मिटेसी, मिटेसी कुल का पौधा है लौंग। आगे है दोस्तों यहाँ पे डीएनए किसका एक बहुलक है, तो डीएनए जो बहुलक है दोस्तों याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, डीएनए याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का है। अब आगे है न्यूक्लियोटाइड, ठीक, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो गोबर पर जो उगता है उसको क्रोपोफिलस बोलते हैं, ठीक है, कोप्रोफिलस, ठीक है, कोप्रोफिलस बोलते हैं गोबर पर जो कवक उगता है। आगे है कि लाइकेन किसके बने होते हैं, तो कवक और शैवाल ये दोनों को बना होता है। चलिए अब अगला जो तीसरा नंबर सेट है तो ये समाप्त हो गया, चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है, चौथा नंबर सेट आ गए हम लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पे है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है, धान के जो है ना याद रखिएगा ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह गया आपका एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यह है कि पौधे का जनक अंग होता है या जनन अंग, ठीक है ना, पौधे में जो जनन अंग होता है पुष्प होता है, माने फूल होता है, ठीक। आगे है दोस्तों कि अग्नि निर्जा रोग किससे बनता है, माने किससे संबंधित है, ये रोग है सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग, ठीक है। आगे है
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो ये लाल में सबसे अधिक होता है। आगे है दोस्तों कि पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। चलिए पुंकेसर कहलाता है ये। आगे है यहाँ पे देखिए कि आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आम और बैगन में दोनों में जब होगा ना दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कॉपर के कारण होता है। ठीक है, कॉपर की कमी के कारण। आगे है कि क्वेश्चन है कि खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन सा है? तो पादप हार्मोन सबसे पहले जो खोजा गया था दोस्तों ये ऑक्सिन खोजा गया था। ठीक है, ऑक्सिन। आगे है कि धान का खैरा रोग किस की कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है ये आपका जिंक के कमी से होता है। आगे है कि क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। आगे है कि असत्य फल कौन सा है? तो देखिए ये असत्य फल बोल रहे हैं ना, तो असत्य फल जो है ना आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाशपाती हो गया, सेब हो गया और कटहल हो गया, ये असत्य फल है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो ये बुलिफिया जो है ना सबसे छोटा ये पुष्प है। ठीक है, बुलिफिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि सबसे बड़ा फल सॉरी फूल, तो ये रेफ्लेसिया सबसे बड़ा में रेफ्लेसिया हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है ना आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोग्लिसरीन अम्ल। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल हो गया। आगे है कि यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कहेगा ना, तो ये अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अंतिम उत्पाद है और उप अंतिम उत्पाद में जल हो जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है ये हरे शैवाल के कारण होता है। यहाँ देखिए कि नारियल का खाने योग्य भाग है तो भ्रूणपोष है। ठीक है, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। कई बार पूछा है, मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये है ना आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे है दोस्तों कि रक्त एक प्रकार का होता है। रक्त एक प्रकार का जो होता है ना ये संयोजिक ऊतक है, संयोजिक ऊतक। आगे है दोस्तों कि फूलों की खेती कहलाती है। तो फूलों का खेती जो है ना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है दोस्तों कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 वो होता है। ठीक है, पौधा में 16 आवश्यक तत्व होते हैं वृद्धि के लिए। प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? तो जल से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, कई बार पूछा है। आगे है देखिए यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2। आगे है दोस्तों कि पौधे में जल का परिवहन होता है। तो ये परिवहन जो कहे जल का परिवहन बोल रहा है। ठीक है, तो पौधा में जो जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन हो जाना, खाद्य पदार्थ ये सब जाते हैं फ्लोएम से। आगे दोस्तों देखिए यहाँ है कि 2,4D 2,4D है किससे संबंधित है? खरपतवार नाशी से ये संबंधित है। आगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है ना ये साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। ठीक है, आगे है दोस्तों कि खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सिन याद रखिएगा खेतों में। आगे है दोस्तों कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूलगोभी जो है इसका खाने योग्य भाग जो है पुष्करम है। ठीक है, पुष्करम। आगे है दोस्तों कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का जो रस्ट रोग है दोस्तों ये कवक के कारण होता है। यहाँ पे देखते हैं आगे है कि पुष्प का मादा अंग कहलाता है। तो पुष्प का जो मादा अंग है ये अंडप और कार्पेल कहलाता है। ठीक है, अंडप और कार्पेल दोनों कहलाता है, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे दोस्तों कि सत्य फल का उदाहरण है।
तो शतफल का जो उदाहरण है मटर और आम जो है ना शतफल का उदाहरण है, यानी चारों आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों ये पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिबरेलिन जो है ना ये कवक से निकाला जाता है, ठीक है, कवक याद रखिएगा। आगे है यहाँ कि लौंग किसे से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ना ये पुष्प शुष्क पुष्प कली से होता है, ठीक है ना, शुष्क पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है। ये कई बार पूछा है, बीपीएससी में भी आया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है उसमें रासायनिक क्रिया में बदलती है। आगे है दोस्तों कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्ती में जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण ये होता है। आगे है दोस्तों कि पौधा द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो पौधा द्वारा जो ना संग्रहित जो किया जाता है ये स्टार्च के रूप में किया जाता है। आगे है दोस्तों कि पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो खाद्य पदार्थ आ गया ये फ्लोएम के माध्यम से, और जल कहेगा तो जाइलम। चलिए अगला सेट देखते हैं, 5वां नंबर सेट हो गया ये अगला सेट। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे चाय में उत्तेजित जो पदार्थ है ये क्या है? तो थीन होता है, चाय में थीन, और कॉफ़ी में होता है कैफीन, और निकोटीन तंबाकू में होता है। आगे है दोस्तों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का है हेमेटोलॉजी, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा इसका हेमेटोलॉजी। आगे है दोस्तों कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55 से 60%, यानी कि 55 से 60 होगा, 55% कहीं देता है कहीं 60, तो 55 से 60 ये दोनों याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के बुक में भी है। आगे है दोस्तों कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो प्राणी ग्रंथ जो है ना ये अर्थोपोडा है, ठीक है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो ये है तो ये अर्थोपोडा हो गया, ठीक। आगे है दोस्तों कि मेढक का हृदय होता है 3 कोष्ठ की ये होता है। आगे है कि सरीसृप विकसित युग कौन सा है? ये मेसोजोइक युग में सरीसृप विकसित हुआ था, उसी युग में आपका डायनासोर भी विकसित किया गया था, मैंने विकसित हुआ था ये। आगे है कि मरुस्थल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट, ठीक, जीरोफाइटस कहलाता है ये। जंतु जगत का दूसरा नाम दूसरा बड़ा जो संघ है जंतु जगत का, यह मोलस्का, यानी कि इसके बाद यानी कहा जाए कि अर्थोपोडा के बाद सबसे बड़ा जो है ना दूसरा मोलस्का हो गया, ठीक है, अर्थोपोडा के बाद। आगे है दोस्तों कि रक्त का पीएच में 7.4 होता है। आगे है रक्त क्षारीय हो गया, ठीक। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में है जो है दोस्तों लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आगे है कॉकरोच में जो है ना हृदय होता है, ये आपका 13 होता है। यहाँ पे देखें तो मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ा जाता है। तो मांसपेशिया जो ना मांसपेशिया से अस्थि जो जुड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है, और अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो उसको टेंडन सॉरी इसको टेंडन बोलेंगे, उसको लिगामेंट बोलेंगे। यानी कि मांसपेशियों को अस्थियों से जुड़ेगा तो इसको टेंडन बोलेंगे, और लिगामेंट बोलेंगे जो अस्थि से अस्थि जुड़ेगा। आगे है दोस्तों कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाता है, और 5वां बोलेगा तो हिग्स बोसोन कहलाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक, ऑर्निथोलॉजी। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे है आपका कि सबसे बड़ा स्तनपायी, सबसे बड़ा जो स्तनपायी है ये ब्लू व्हेल है, ठीक है, और स्थलीय बोलेगा तो हाथी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे हो गया कि 2 न्यूरॉन की बीच की जगह कहलाती है। तो 2 न्यूरॉन के बीच की जो जगह है दोस्तों ये आपका साइनेप्स कहलाता है, साइनेप्स। आगे है कि स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है, ठीक है। आगे है कि मछलियाँ सांस लेती है तो गिल्स से, ठीक है, गिल्स या गलफरा से ये लेती है। आगे तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, निकोटीन। थीन हो गया चाय में, कॉफी में कैफीन। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होता है स्तनधारी में, ठीक है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि एनालिडा संघ के जीवों में शोषण होता है। तो एनालिडा संघ में होता है त्वचा में शोषण होता है। आगे कि
चेतना ऊतक कहलाता है। चेतना ऊतक जो है ना दोस्तों, ये आपका तंत्रिका कोशिका कहलाता है, चेतना ऊतक। आगे है कि रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो रुधिर का जो तरल भाग है ये प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। आगे है कि सबसे छोटी पक्षी जो है ना, ये हमिंग बर्ड है, सबसे छोटी हमिंग बर्ड। आगे है दोस्तों कि मगरमच्छ का हृदय होता है, तो ये 4 कोशिकीय होता है। मगरमच्छ का 4 कोशिकीय हृदय होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि मेढक में हृदय होता है, ये 3 कोशिकीय होता है, 3 कक्ष होता है ये हृदय इसका। आगे है यहाँ देख लीजिए क्या है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधा में उधर पड़े थे 16, ठीक है 16 हो गया। आगे चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो ये लिथोफाइट्स बोलते हैं इसको। चट्टान पर उगेगा उसको लिथोफाइट्स बोलते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है, ये अफीम से प्राप्त होता है मॉर्फिन, ठीक है। ये 3 नंबर हो जाएगा आंसर। आगे है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो 639 है, ठीक है 639 मांसपेशियां है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है, तो है ना स्टेफिडियस है, ठीक है स्टेफिडियस। आगे है दोस्तों कि रक्त की मात्रा शरीर में शरीर के भाग का लगभग 7% होता है, ठीक है। ये 7% याद रखिएगा, कई बार पूछा है। आगे है दोस्तों कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का जो अध्ययन है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी। आगे है दोस्तों कि प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, तो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव है दोस्तों ये सभी है, यानी कि अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम है, ठीक है ये सभी है। आगे है दोस्तों कि रक्त की प्राकृतिक होती है, तो ये क्षारीय होता है, 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है ना कीट नहीं है, बाकी सब कीट है। आगे है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो ये टेडपोल कहलाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि शीत रक्तीय प्राणी है, तो सभी है, यानी मेढक मछली और छिपकली ये सभी शीत रक्तीय है। आगे है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है ना ये किंग कोबरा है, नागराज है। चलिए अगला हम लोग सेट देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर सेट, ठीक है। 6 नंबर सेट में है आपका सर्वदाता। सर्वदाता ओ को बोलते हैं, 1 नंबर हो जाएगा, और सर्वग्राही ए भी हो जाएगा। आगे मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो ये मुख से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आगे है रक्त दाब किस में मापा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब। आगे है कि ब्लड बैंक कहलाता है, माने ये तिल्ली पिलिया कहलाता है ब्लड बैंक, ठीक है ब्लड बैंक पिलिया कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग जो है ना त्वचा है, ठीक अंग कहेगा तो त्वचा, ठीक है, और ग्रंथि बोलेगा तो यकृत। आगे है दोस्तों कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 180 दिन होता है, ठीक है, और सफेद के 2 से 4 दिन। आगे है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये सभी में होता है, फेफड़ा, किडनी और यकृत ये तीनों में होता है। आगे है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज कान की हड्डी है, कान में 6 हड्डी होती है, 3-3 दोनों कान में। आगे है टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये टांग में पाया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। आगे है दोस्तों कि लार कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, तो लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइलिन, ठीक। आगे है कि कान में हड्डियों की संख्या आ गया 6 है, 3-3 कान दोनों में 3-3 हड्डियां होता है। सर्वग्राही ए भी होता है और सर्वदाता ओ। चलिए आगे है कि श्वेत रक्त आ गया 2 से 4 दिन, ठीक है श्वेत रक्त का जीवन काल। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये सभी होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310, ये सभी हो गया। आगे है कि मनुष्य में कितना जोड़ी पसलियाँ पाया जाता है, तो 12 जोड़ी कहेगा तो पसली 12 जोड़ी हो गया, और 24 ऐसे होता है जैसे संख्या में। मनुष्य का औसत रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये जो ना विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है ये हो गया विलियम हार्वे, ठीक है ये 3 नंबर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। आगे है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर है, ठीक है जांग की हड्डी फीमर। आगे है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर का सबसे बड़ी यकृत है, दूसरा सबसे बड़ा कहेगा तो यह अग्नाशय हो जाएगा दूसरा में, पहला यकृत। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम जो होता है दोस्तों ये एमिनो अम्ल होता है, एंजाइम जो है ना सॉरी
एंजाइम जो है ना प्रोटीन होता है, ठीक। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाता है, ठीक है, डायलिसिस। आगे है दोस्तों, आगे है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का जो है ना मुक्त जो काम है ना, ये शरीर का प्रतिरक्षा करना। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रतिरोध माने प्रतिरक्षा करता है शरीर का श्वेत रक्त कण, यानी डब्ल्यूबीसी। आगे है दोस्तों कि लाल रक्त का निर्माण होता है, तो ये अस्थि में होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि RH फैक्टर संबंधित है बंदर से है, ठीक है, रिसर नामक बंदर से ये संबंधित है। आगे है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह का ना लैंड स्टीनर है, ठीक है, समूह कहेगा तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के हो गया। आगे है, देखिए यहाँ पे है दोस्तों कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 180 होता है कोलेस्ट्रॉल। आगे है दोस्तों कि मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होता है, अमीनो अम्ल 20 होता है। आगे है कि मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलानिन, मेलानिन जो है रंग प्रदान करता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो ये एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस। आगे है दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं पिलिया को, ठीक है, पिलिया 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 को कहते हैं। आगे है दोस्तों कि रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? ल्यूकेमिया है, ठीक है ना, ल्यूकेमिया रक्त कैंसर का नाम है। आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे के रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो है ना ये नियंत्रित जो होता है दोस्तों, ये आपका एड्रीनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो ना इससे नियंत्रित होता है। आगे हो गया कि किस रोग में थक्का नहीं बनता है? मानी कि थक्का जो नहीं बनता ये हीमोफीलिया में नहीं बनता है, रक्त नहीं रोक पाता है, हीमोफीलिया याद रखिएगा। आगे है ये आनुवांशिक रोग है। प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन के लिए ना ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन है। आगे है दोस्तों कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है दोस्तों ये हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। आगे है, आगे है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। आगे है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का तो प्यूटरी जो मस्तिष्क में पाया जाता है सबसे छोटी ग्रंथि है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 300 होता है। तो इस तरह से 6 नंबर सेट समाप्त हो गया। अब 7वां नंबर सेट पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए 7वां नंबर सेट देखते हैं। 7वां नंबर सेट में क्या है कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो स्रावित जो होता है या निर्माण होता है या यकृत से निर्माण होता है, निर्माण होता है यकृत में और पित्ताशय में एकत्रित होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, ये 6 होता है। आगे है दोस्तों कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो स्रावित होता है ये अग्नाशय से होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि आगे फिर यही यकृत हो जाएगा और दूसरा नाम पर अग्नाशय। आगे है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बड़ा भाग सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम। आगे है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 4 कोष्ठ होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन ये वेस्टिंग हार्वे, ठीक है, इंसुलिन का खोज जो किया था दोस्तों ये बेंटिंग एंड वेस्ट, ये चाहिए 1 नंबर, बेंटिंग वेस्ट। आगे है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों पेसमेकर हृदय से संबंधित है, पेसमेकर हृदय से। ईसीजी जो है ना ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपका हृदय से ही संबंधित है, ईसीजी, ठीक है, ईईजी मस्तिष्क से। आगे है दोस्तों कि गुर्दे, गुर्दा यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन गुर्दा या इसका नेफ्रॉन। लैंगरहैंस द्वीप जो है ना अग्नाशय में पाया जाता है। आगे है कि इंसुलिन का खोज, इंसुलिन है एक प्रकार का क्या? तो इंसुलिन जो है ना दोस्तों ये आपका हार्मोन है, हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है ना सेरिब्रम होता है, ठीक है, बुद्धि का केंद्र कहेगा मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम। आगे है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि एल्जाइमर रोग किससे संबंध माने प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को अल्जाइमर प्रभावित करता है।
हृदय 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 का भार लगभग कितना होता है? तो ये 300 ग्राम होता है हृदय का भार। आगे है दोस्तों कि हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है? तो 5 से 6 लीटर करता है। रक्त का बाहरी भाग क्या कहलाता है? रक्त का वृक्क का बाहरी भाग जो है ना, ये कोटेक्स कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोटेक्स कहलाता है। आगे है कि यकृत में भविष्य के लिए संचित विटामिन ए होता है, ठीक है ना, यकृत में विटामिन ए होता है। आगे है, एक मिनट, हाँ, आगे है दोस्तों कि मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। ईईजी आ गया, मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीजी आपका हृदय से हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है। तो इंसुलिन में जो होता है दोस्तों, ये आपका ये जस्ता होता है, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। आगे है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मधुमेह किसके कारण होता है? मधुमेह जो होता है ना, ये इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। याद रखिएगा, कमी के कारण, ज्यादा के कारण नहीं। आगे है दोस्तों, आगे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है, वो इसको क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी को जो बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर शिरा, हृदय से अब शरीर की ओर ले जा रहा है तो इसको धमनी बोलते हैं, ठीक है, ये धमनी कहलाता है। आगे हो गया, चलिए आगे है कि यह है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो डॉक्टर के पास में रहता है, ये स्टेथोस्कोप होता है, जो हृदय के ध्वनि को सुनता है। आगे है कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। आगे है दोस्तों कि अशुद्ध रक्त का संवहन कहलाता है। तो अशुद्ध रक्त का जो संवहन है दोस्तों, ये आपका फुसफुसीय धमनी कहलाता है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए कि शुद्ध रक्त का वहन करता है। तो शुद्ध रक्त का जो है फुसफुसीय शिरा ही शुद्ध रक्त का संवहन करता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होती है? तो ये डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। आगे है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? किस्टर बर्नार्ड, जो अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के, उसने किया था। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर में जो रक्त को हिपेरिन जो है ना, ये जमने से रोकता है। आगे है दोस्तों, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो श्वसन दर को जो है ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये नियंत्रित करता है। आगे दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है, सॉरी, सोचने वाला भाग जो बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ये परमस्तिष्क। ये सोचने का काम करता है, थिंकिंग करता है मस्तिष्क। आगे है दोस्तों कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। पहला हो जाएगा यकृत। चलिए आगे है कि पित्त किस में जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है और निर्माण होता है यकृत से, ठीक है। आगे है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रीनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि को। आगे है कि जराविक सेवन क्या है? जराविक जो सेवन है, ये एक कृत्रिम हृदय है। चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक को देखते हैं, 8वां नंबर। ये सेट हो गया, ठीक है। पूरा हम लोग 100 सेट लाए हैं दोस्तों, तो आपका लगभग 3700 के आसपास क्वेश्चन होंगे। आगे है दोस्तों, आगे है कि देखिए यहाँ मस्तिष्क ग्रंथि कहलाते हैं। तो सॉरी, मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों कि घेंघा रोग आयरन की कमी से होता है। आयरन सॉरी नहीं, आयोडीन की कमी से, आयरन नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए आयरन और आयोडीन में गलत हो जाएगा। घेंघा रोग जो होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन याद रखें। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो गया रेटिनॉल, ये हो गया। थायमिन, विटामिन B1 को कहते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जल्द ऊर्जा लाने के लिए जो ना, ऊर्जा तो आपका ये वसा भी, ग्लूकोज भी और कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है, लेकिन सबसे जल्द माने जल्द जो है ना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। आगे कि जल में घुलनशील विटामिन जो ना BC है, ठीक है। तो इसमें C नहीं है, B है, तो BC याद रखिएगा। एडेक वसा में घुलनशील होता है। आगे है कि दूध का pH मान 6.4 होता है। चलिए आगे है दोस्तों कि देखिए आगे है
आगे है कि तत्काल ऊर्जा के लिए, देखिए तत्काल ऊर्जा के लिए आगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, देखिए ग्लूकोज भी दिया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट मरिएगा। आगे है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये वसा है, इसमें अब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वसा हो जाएगा आंसर। तो ग्लूकोज रहता है या कार्बोहाइड्रेट तो वो हो जाता है। आगे है कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में, पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन था, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड हो जाएगा। आगे है दोस्तों, हैजा जो है ना, ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, हैजा रोग आंत को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए वसा में घुलनशील, ये सभी एडेक, याद रखें ADKE, ठीक है, ये सब हो। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक बोलते हैं। रिकेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है आगे कि दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है, तो ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। आगे है कि यहाँ पे कि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, तो सभी एंजाइम जो है ना दोस्तों, ये आपका प्रोटीन का बना होता है, एंजाइम जो है ना प्रोटीन का बना होता है। आगे है कि जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित सभी रोग है, यानी टाइफाइड, हैजा और प्लेग, ये सब जीवाणु से होता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, ये एड्रीनल हार्मोन जो है ना, एड्रीनल, ठीक है ना, ये हो जाएगा एड्रीलिन, एड्रीलिन, ठीक है ना, एड्रीनेलिन जो है ना, ये हार्मोन जो है ना, जो इसको अधिवृक्क बोलते हैं, ये आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। आगे याद है रखिएगा, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है इससे कमी से। आगे है दोस्तों कि दूध में वसा मापने वाला यंत्र जो है ना, तो ब्यूटाइरोक है, ये हो जाएगा ब्यूटाइरोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर जो है ये वसा को मापता है, ठीक है, तो ये हो गया। आगे है दोस्तों रतौरी, तो विटामिन, रतौरी किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए, और अच्छा स्रोत गाजर। मछली के लीवर आयल, लीवर ऑयल में किसका प्रचुर मात्रा पाया जाता है, तो विटामिन ए का मात्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध का जो शुद्धता है लैक्टोमीटर से मापते हैं। आगे है कि पुरुषों की नसबंदी वैक्सोटोमी कहलाता है, वैक्सेटोमी, ठीक ना, वैक्सेटोमी, और पुरुषों की नसबंदी, और महिला का ट्यूबेक्टोटोमी कहलाता है, ठीक है ना, महिला वाला। आगे है दोस्तों कि बीसीजी, सॉरी, यह बीसीजी की टीका का प्रयोग किस रोग से बचाने के लिए किया जाता है, तो ये बीसीजी का जो टीका किया जाता है दोस्तों, आपका मेन रूप से टीबी के लिए किया जाता है, टीबी, ठीक है, तपेदिक। आगे है दोस्तों कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित है इसको केसिन बोलते हैं, ठीक है, केसिन। आगे है दोस्तों कि बच्चों में मरासमस या क्वासियोकर जो बीमारी होता है किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी इसमें बच्चों में हो जाता है। आगे है दोस्तों कि स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्विक विटामिन सी हो गया, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग। आगे है कि लोरो उरो हार्मोन जो है ना, एड्रीनल को बोलते हैं, एड्रीनेलिन जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं लोरो हार्मोन, या अधिवृक्ष भी इसको बोलते हैं, अधिवृक्ष। आगे है कि ब्रोंकाइटिस रोग किससे प्रभावित होता है, तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है ना, ये प्रभावित होता है दोस्तों, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। आगे है दोस्तों कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो दूध प्रोटीन के पाचन में रेनिन जो है ना, रेनिन ये उत्तरदायी है। आगे है दोस्तों कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, ये सभी है, नींबू है, आंवला है और संतरा है, ठीक है, ये सभी है। आगे है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सर्वाधिक ऊर्जा किस में उत्पन्न होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। आगे है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन क्या है, तो रक्त का थक्का बनाता है ये विटामिन के है। आगे है दोस्तों कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, टाइफाइड जो है ना, ये आपका आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, सॉरी, टाइफाइड जो है ना दोस्तों,
ये आपको, हाँ, आंत से ये आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। आगे है दोस्तों कि काली खांसी का अन्य नाम क्या है। काली खांसी का अन्य नाम जो है ना, पटूरिस पटूसिस है, पटूसिस खांसी, मैंने काली खांसी को पटूसिस बोलते हैं। आगे दूध से दही बनने में सहायक जो बैक्टीरिया है, ये लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको, लैक्टोबैसिलस। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज का प्रकाश, ठीक है, ये सूरज का प्रकाश है। आगे है दोस्तों कि गाय के दूध में पीला रंग का कारण क्या है। तो जो पीला रंग गाय के दूध में होता है, ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ये 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों 8 नंबर हम देख लिया। अब 9 नंबर जो सेट है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका देखा जाए तो क्या क्या करा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। तो जॉन साल्क ने किया था, ठीक है, ये जॉन साल्क हो गया। आगे है कि कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ये 6 जो है ना विषाणु जनित नहीं है, ये जीवाणु से होता है। बाकी सब जो है ना रेबीज, पोलियो, खसरा, ये विषाणु से होता है। आगे है दोस्तों कि कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है। तो वायरस द्वारा हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो भी है ये फैलता है। बाकी हैजा वगैरह अथी से फैलता है, जीवाणु से। आगे है दोस्तों कि ऐसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। तो एलिसा है एड्स के लिए, ठीक है ना। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे है कि पशुओं का फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है, ठीक है ना। तो ये विषाणु से होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि एटीपी एपीटी एपीटी टीका का जो डीपीटी जो टीका है इसका प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो ये बीमारी जो है ना दोस्तों, ये आपका याद रखिएगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्टीरिया के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी, डिप्टीरिया और टिटनेस के लिए। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि कवक के कारण कौन सा रोग होता है। कवक के कारण जो होने वाला जो रोग है दोस्तों, ये सभी है, यानी दामा, खाज और एथलीट फूड, ये सब कवक से होता है। आगे है कि वायरस की खोज किसने किया था। तो इवानोविस्की ने किया था वायरस का खोज। आगे है दोस्तों कि डेंगू का वाहक कौन सा है। डेंगू का वाहक जो है ना ये एडिस एडिस इजिप्ट मच्छर जो है ना, ये डेंगू वाहक है। आगे है दोस्तों कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि आप पपीता को पत्ता को घोर कर पीजिए या कच्चा पपीता को खाइए, ठीक है। आगे टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड जो है ना ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए कि पेंसिलिन का खोज ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो है ना ये 3500 जो सेट होगा, 3500 क्वेश्चन होगा जो आपका बीएसएससी या अन्य भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केवल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है। तो निमोनिया से प्रभावित जो अंग है दोस्तों, ये फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा है। अगर दोस्तों बिहार का भी स्पेशल कई सारे मेरा वीडियो बन चुका है, नहीं देखें तो जरूर देखिए। आगे है कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो मादा एनोफिलीज से मलेरिया होता है, ठीक है, आगे याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि कालाजार किससे संचालित होता है। तो कालाजार जो है ना ये सिकता मक्खी से संचालित होता है। आगे है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो चेचक का टीका जो है ना एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर। आगे है दोस्तों कि काली खांसी किसको कहते हैं, प्लेग को बोलते हैं। काली मौत, सॉरी काली मौत प्लेग को बोलते हैं, ब्लैक डेथ। आगे है कि डॉट्स नामक इलाज किस विटामिन के बीमारी के लिए किया जाता है। तो ये टीबी के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, टीबी के लिए किया जाता है। आगे है दोस्तों कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो ये कोरोना वायरस है, ये आपका हो जाएगा फेफड़ा, ठीक ना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, ये फेफड़ा हो गया। आगे है दोस्तों कि कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हेंसन जो रोग है ये हेंसन रोग बोलते हैं। एड्स किसके द्वारा होता है। तो एड्स विषाणु से होता है। आगे है दोस्तों कि
पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ये बिलीरुबिन जो है ना, इसका मात्रा ये बढ़ जाता है। आगे की बर्ड फ्लू वायरस किसको बोलते हैं? तो H5N1 को बर्ड फ्लू, और एन स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि पोलियो ड्रॉप को किसने विकसित किया था? तो पोलियो ड्रॉप जो है ना, ये विकसित जो किया था आपका ये अल्बर्ट साबिन ने। अल्बर्ट साबिन याद रखिएगा, एक नंबर आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों, जापानी एंसेफेलाइटिस बीमारी का कारण क्या है? तो जापानी जो एंसेफेलाइटिस होता है ये विषाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि देखिए, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? इसमें 2012 दे रहा है, लेकिन 2014 हम कहीं पढ़े थे कि ये पोलियो मुक्त भारत हुआ 2014 में। ठीक है, 2014 ये WHO दी जाता है, लेकिन 2012 में ही भारत घोषित हुआ था। मैंने एक तरह से मुक्त हो गया था 12 में, लेकिन घोषित किया ये 14 में, लेकिन इसमें 12 ही दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग सर्च करके बताइए कि क्या आंसर इसका सही है। 14। चलिए, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो ये मच्छर से फैलता है ये। ठीक है, जीका वायरस पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केरल में भी इसका बहुत बड़ा प्रकोप आया था। स्वाइन फ्लू आगे देखिए H1N1। आगे है बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1। चेचक किस विषाणु के कारण होता है? चेचक जो है दोस्तों, ये विषाणु जो है वेरिओला वायरस हो जाएगा, वेरिओला वायरस। आगे है कि प्लेग, प्लेग किससे फैलता है? तो ये सभी से, सॉरी, प्लेग जो है ना आपका दोस्तों, ये विषाणु से, सॉरी जीवाणु से प्लेग जो है जीवाणु से फैलता है। आगे यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये दिमाग को, यानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यहाँ पे है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये लुई पास्चर जो है ना, लुई पास्चर, ये इसने रेबीज के टीका को खोज किया था, लुईस पास्चर। आगे की हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है, तो ये डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ ज्वार। ठीक है, आगे है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है, तो DPT को जो है ना, DPT को बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक है, आगे दोस्तों कि टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र याद रखिएगा। आगे है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत जो है ना, मुर्गी से संबंधित है या मुर्गा से। ठीक है, ये हो गया। आगे है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। आगे है दोस्तों कि HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसका 4 आंसर हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये बोलते हैं 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अब 10वां नंबर सेट को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां नंबर सेट है, इसका जो है थैलेसीमिया जो अंग है किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया जो है आपका ये रक्त को प्रभावित करता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? यानी मायोपिया का संबंध जो है ना किससे है? ये आपका आँख से संबंधित है। ठीक है, आँख से है। आगे है दोस्तों कि मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता से होता है? ये पारा के अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। आगे दोस्तों कि वर्णार्ध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो जो वर्णार्ध जो व्यक्ति है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो जो है ना लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल और हरा में। आगे है दोस्तों कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जो है ल्यूकीमिया कहलाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो टैक्सोल जो है दोस्तों, ये वृक्ष जो है यू वृक्ष जो है इससे प्राप्त किया जाता है। आगे है कि ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है? तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो संबंध है दोस्तों, ये हो गया हड्डी, हमने ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोलॉजी हड्डी से ही संबंधित है। आगे है कि मोतियाबिंद के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद का जो इलाज होता है दोस्तों,
इसमें दवा जो होता है आपका, ठीक है, ये दवा हो गया आपका लेटनो प्रोस्ट, लेटनोप्रोस्ट जो है ये दवा है। आगे कैंसर की जांच के लिए किसकी की जाती है, मैंने जांच की कैंसर की जांच के लिए की जाती है। तो कैंसर के जांच के लिए जो किया जाता है ये रेडियोग्राफी किया जाता है, ठीक है। ये सॉरी ये हो जाएगा ये बायोप्सी किया जाता है, बायोप्सी, ठीक है ना। ये बायोप्सी किया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि बीएमडी बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस का जो है ना, इसके पहचान के लिए किया जाता है बीएमजी मैंने, ठीक है, अस्थि से। आगे मैंने हड्डी से एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो एस्बेस्टस से जो होता है रोग ये एम्फेसेमा है, एम्फेसेमा, एम्फेसेमा। आगे है दोस्तों कि कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप है। तो ये C14 जो है कैंसर के उपचार, सॉरी एक मिनट, ये C60 यानी कि कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों कि यहाँ पे स्पोडिलाइटिस किससे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित करता है। अच्छा, स्पोडिलाइटिस जो है ना किसको प्रभावित करता है, किससे प्रभावित करता है। तो ये जो है ना दोस्तों आपका मेरुदंड को प्रभावित करता है, ठीक है, मेरुदंड। आगे मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, तो ये ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, मस्तिष्क कैंसर ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। आगे है कि आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है, आंखों का उपचार करने वाला जो है उसको क्या कहते हैं। तो ये अप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, अप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको। आगे दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष जो दोष है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। आगे की मायोपिया का तात्पर्य क्या है। तो मायोपिया का जो तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष है। आगे है दोस्तों कि फाइलेरिया, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग ये कृमि से होता है, ठीक है, कृमि याद रखिएगा, फाइलेरिया रोग कृमि से होता है। आगे की ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी है, ये आंख का बीमारी है, ट्रेकोमा ग्लूकोमा। आगे है दोस्तों कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है। तो 25 सेमी होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये सिरोसिस जो है ना आपका ये जिगर से संबंधित, सिरोसिस जिगर से संबंधित। आगे है दोस्तों कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। हाथी पांव का रोग होता है, तो हाथी पांव जो है ना ये फाइलेरिया कहलाता है। आगे है दोस्तों कि मिनी माता रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मिनी माता संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है, संपूर्ण सॉरी मिनी माता रोग, मिनी माता रोग जो है ना आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सॉरी तंत्रिका तंत्र को। आगे है दोस्तों, आगे है कि घाव से निकलने वाला सफेद द्रव कहलाता है। तो घाव से जो सफेद द्रव निकलता है दोस्तों ये मवाद कहलाता है, मवाद। आगे है दोस्तों कि ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो ट्यूमर का जो ना पहचान के लिए ये है आपका, देख लीजिए यहाँ पे है, ये है आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर के पहचान के लिए किया जाता है। और कोबाल्ट 60 हो गया आपका कैंसर के इलाज के लिए। आगे है कृमि जनित रोग है। कृमि जनित जो रोग है दोस्तों ये सभी है, यानी कि एस्केरियासिस है, टीनियसिस है और फाइलेरिया है, ये सभी है कृमि जनित रोग। आगे है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अनुवांशिक रोग है। तो वर्धानता ये अनुवांशिक है, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है और थैलेसीमिया भी अनुवांशिक ही है। चलिए आगे है कि कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कान की जांच के लिए जो ना ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑटोस्कोप। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है।
तो मेनिंजाइटिस रोग जो है ना मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे दोस्तों की त्वचा का कैंसर कहलाता है। त्वचा का जो कैंसर है एक कार्सिनोमस कहलाता है। आगे दोस्तों इटाई इटाई रोग जल में किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है इटाई इटाई रोग। आगे है दोस्तों की बच्चों में क्वाशियोकर एवं मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है, ये प्रोटीन की कमी से होती है जो उधर पड़े थे भी। आगे है दोस्तों कि फाइलेरिया कृमि का संचार किसके माध्यम से होता है, तो ये हो गया मादा जो मच्छर है क्यूलेक्स मच्छर, ये फाइलेरिया प्रजाति करता है, निर्माण करता है। आगे है कि रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं, तो रोग को जो फैलाता है वो कीड़ा को हम वाहक बोलते हैं, ठीक है, वाहक एक दूसरे से तीसरे में फैलाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, तो ये हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक है, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस हो गया। आगे है दोस्तों 37 की MRI का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, ठीक है ना, इमेजिंग, ये 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं 11 नंबर। अब थोड़ा आराम करते हैं। तो 11 नंबर सेट आ गया आपका। कहा जाए कि आपका पूरा 100 क्वेश्चन सेट चलेगा दोस्तों, जो 3500 क्वेश्चन होगा टोटल। अगर दोस्तों कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ना दोस्तों ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है, तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक, ज्योति फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे दोस्तों कि कौन सी अदिश राशि है, तो ऊर्जा जो है ना अदिश राशि है, ठीक है, ऊर्जा अदिश राशि है इसलिए एक हो जाएगा, बाकी ये संवेग और बल आघूर्ण ये सदिश राशि है। आगे है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई, एक कई बार पूछा है, 1000 में क्वेश्चन ये आया है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। भूकंपीय तीव्रता का मापन जो किया जाता है ये सिस्मोग्राफी से किया जाता है, सिस्मोग्राफ। आगे की चाल एवं वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इस मीटर पर सेकेंड जो होता है ये चाल का होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। आगे है दोस्तों कि भौतिक विज्ञान का पितामह किसको कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान का पितामह आइंस्टीन को बोलते हैं। आगे है कि E बराबर mc² जो समीकरण है ये आइंस्टीन से संबंधित है, ठीक है, आइंस्टीन ने दिया है E बराबर mc²। आगे है दोस्तों कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो समतल कोण का जो मात्रक होता है ये रेडियन होता है। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके लिए किया जाता था, नौ संचालन के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि गैस का दाब किससे मापा जाता है, तो गैस का जो दाब है दोस्तों ये मैनोमीटर से मापते हैं। आगे कि निम्न से कौन सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है ना आपका ये सभी है, त्वरण वेग संवेग, ठीक है, वेग संवेग त्वरण ये सब है। आगे बल का इकाई क्या है, तो बल का इकाई जो है ना दोस्तों न्यूटन होता है बल का इकाई, और CGS में डाइन हो जाएगा, ठीक है, बल का। आगे है कि कैंडिला किसका इकाई है, तो कैंडेला जो है ना दोस्तों ये ज्योति तीव्रता के कैंडेला होता है। आगे है कि यहाँ पे 1 माइक्रो बराबर होता है, तो ये 1 माइक्रो बराबर जो है ना ये 0.001 मिमी होता है, ये याद रखिएगा, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि बोलोमीटर किससे संबंधित है, तो बोलोमीटर जो है ना ये तापमान से संबंधित है बोलोमीटर, ठीक है। आगे है दोस्तों ये तापमान से संबंधित है बोलोमीटर। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है, तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट हीरा, ठीक है, 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। आगे है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जल की प्रवाह दर मापा जाता है, जो जल का प्रवाह दर जो है ना ये क्यूसेक से मापा जाता है, ठीक है, क्यूसेक से मापा जाता है, क्यूसेक में। आगे है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष ये दोनों हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर, ठीक, ये दोनों हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि मापक यंत्र SI पद्धति को कब स्वीकार किया गया था,
जो इसको स्वीकार किया गया था 1967 में स्वीकार किया गया था। आगे है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे है दोस्तों कि पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो ये ऊंचाई को ये उच्च ताप को मापने में पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप, ठीक है ना। आगे की पार्सेक इकाई है, तो ये पार्सेक जो है ना दूरी का इकाई है, ठीक है। दूरी का सबसे अधिक दूरी मापने का इकाई जो है ना पार्सेक ही है, कई बार पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? ये 1969 से ये अथी लागू हुआ था, ठीक है। सॉरी, ये 1969 नहीं, मात्रकों का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये 1971 से। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, तो ये आयतन जो है ना सदिश नहीं है, बाकी वेग विस्थापन बल त्वरण ये सदिश राशि है। आगे है दोस्तों की निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि में आपका देखा जाए तो वेग विस्थापन और बल त्वरण, तो ये वेग हो गया, वेग जो है ना ये सदिश राशि है, बाकी जो है ना आपका अदिश राशि है, ठीक है। बाकी सब अदिश राशि है। कौन सदिश राशि है? ये मैं कह रहा है कि सदिश राशि है, तो ठीक है ये वेग हो जाएगा, ठीक है। वेग इसका सही आंसर है। आगे है दोस्तों, आगे है कि आपका सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, सीजीएस में डाइन, ऐसे न्यूटन होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि आपका अब वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर चलने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर जो चलने वाला बल है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। वृत्तीय मार्ग पर 1 न्यूटन बराबर होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 10 के पावर 5 डाइन 1 न्यूटन बराबर होता है। आगे है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग के परिवर्तन के दर को जो ना त्वरण बोलते हैं, ये कई बार पूछा हुआ है। आगे है कि सागर की गहराई किससे मापी जाती है? सागर की गहराई जो ना फेदोमीटर से मापी जाती है। एएसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 मूल मात्रक, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। आगे त्वरण की बीमा क्या होती है? तो त्वरण की जो बीमा है दोस्तों ये 3 हो जाएगा, एल टी के पावर -2। आगे है कि एक घन कोण मात्रक है, तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। घन कोण का मात्रक जो दोस्तों ये स्टेरेडियन हो गया, ठीक है। आगे है कि झूठ का पता लगाया जाता है, तो ये झूठ का जो पता है ना पोलियोग्राफ से लगाया जाता है, ठीक है। पोलियोग्राफ याद रखिएगा, झूठ का पता लगाया जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका टेलीस्कोप का, हाँ, पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि समुद्र की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग? तो नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है समुद्र की दूरी मापने के लिए। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में जो होता है ना 159 लीटर होता है, 159 लीटर। आगे है दोस्तों कि बल गुणनफल होता है, तो बल का जो गुणनफल है द्रव्यमान गुने त्वरण जो है ना बल का गुणनफल कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब अगला सेट हम लोग 12 नंबर सेट देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर सेट है आपका यहाँ। चलिए, ये क्या कर रहा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये सिद्धांत पर जो काम करती है दोस्तों ये आपका अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करती है। आगे है कि यह वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो वस्तु का भार जो है सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। आगे है दोस्तों गति का नियम जो दिया था ये न्यूटन दिया था, ठीक है। गति का नियम न्यूटन ने दिया है। आगे है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है दोस्तों ये सभी है, पिलास हो गया, कैंची हो गया और हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आगे है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है दोस्तों ये सरौता, ठीक है। आगे है दोस्तों कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो किस घर्षण का जो मान है सबसे कम होता है? तो ये लोटनिक जो है ना लोटनिक का। आगे है कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, तो ये जड़त्व का जो नियम है दोस्तों ये न्यूटन के पहला नियम कहलाता है। आगे है कि वस्तु का भार शून्य होगा,
तो शून्य कहाँ होता है वस्तु का भार दोस्तों? ये केंद्र पर होता है शून्य। आगे है दोस्तों कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है दोस्तों ये आपका रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है। तो पीछे की ओर जो यात्री चला जाता है ये विराम जड़त्व के कारण हो जाता है, ठीक है ना, विराम जड़त्व के कारण। आगे है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने जड़त्व के नियम के खोज का प्रतिपादन किया था, मैंने खोज किया था। आगे है दोस्तों 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर 1 किलोग्राम होता है। आगे है कि प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य पथ जो होता है ये कैसा होता है? तो ये परवलयकार होता है। प्रक्षेप पत्र परवलयकार होता है। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो बल का परिभाषा जो है न्यूटन के किस लॉ में पता चलता है? पहला लॉ से पता चलता है। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए संनेहक का प्रयोग किया जाता है, संनेहक। आगे है कि भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना, भार का मात्रक न्यूटन होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक जो है ना न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। आगे है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक जो है न्यूटन लिखा है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि यहाँ प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य जो गति का उदाहरण है ये आपका हो जाएगा दोनों, यानी कि धनुष से छूटा बाण और तोप से निकला गोली, ये प्रक्षेप का गति का उदाहरण है। आगे है कि वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है। वस्तु जड़त्व मापन की इकाई है जो द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है, द्रव्यमान। आगे है दोस्तों कि द्रव्यमान पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार के होता है, नहीं सॉरी, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो ये जो है ना दोस्तों आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है, उसके गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 1/6। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। आगे है दोस्तों की प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप का कोण होगा। तो प्रक्षेप का कोण कितना होगा जब अधिक ऊंचाई होगी? तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे है कि दोस्तों कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर ये क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा पर जो है ना ये 100 ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना, 100 न्यूटन हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो है ना दोस्तों ये आपका देखा जाए तो ये संवेग कहलाता है। आगे है कि कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल का जो उदाहरण है ये सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आगे है दोस्तों कि सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो मौत का कुआं का खेल जो है ये उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों कि वाहनों में संनेहक का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में जो संनेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आगे है दोस्तों, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपीय किया जाना चाहिए? तो 45 डिग्री का ये कोण पर करना चाहिए। आगे है दोस्तों कि चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो है ना दोस्तों ये तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। आगे है दोस्तों कि कार्य बराबर होता है। तो कार्य बराबर जो होता है ना विस्थापन गुने बल गुने विस्थापन होता है कार्य बराबर। आगे है दोस्तों यहाँ देखें कि रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट जो है ना संवेग सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना, सॉरी रॉकेट का है ना, तो रॉकेट का संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। ये जो है ना ये विराम की जरूरत के कारण ये झड़ जाता है, ठीक है, विराम की जरूरत के कारण। आगे है दोस्तों कि संवेग की बीमा होती है। तो संवेग का जो बीमा है दोस्तों ML
प्रति टी होता है, ठीक ना, यानी कि ml/10⁻⁻1। आगे है दोस्तों कि वस्तु का भार कम होता है, तो वस्तु का जो भार होता है ये विषुवत रेखा पर कम होता है। चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं, 13 नंबर सेट। 13 नंबर पूरा शॉर्ट सेट है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं BSSC या अन्य भी एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मैंने अति करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे है दोस्तों कि कार्य का SI मात्रक है, कार्य का जो है ना जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो दुगुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा जो है ना ये 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आगे है दोस्तों, अगर कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है ना ऊपर जाने पर घटता है, ठीक है, घटेगा। आगे है दोस्तों कि एक मेगावाट बराबर क्या होता है, तो 1 मेगावाट बराबर जो है ना 1000 किलोवाट होता है। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने के दर को जो है ना शक्ति कहते हैं। भले ही ऐसा इकाई जो है ना अति होगा, लेकिन ये कार्य करने की क्षमता, देखिए दोनों दे दिया है, कार्य करने की दर और क्षमता, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। आगे है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यहाँ दिया है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो कम कहाँ होगा, ये आपका विषुवत रेखा पर होगा, उधर भी पढ़े हम लोग। आगे है दोस्तों कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार क्या होगा, ऊपर से गिरेगा तो इसका भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा इसका भार। आगे है दोस्तों, आगे है कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो है ना 10 के पावर 7 अर्घ होता है। आगे है कि गतिज ऊर्जा समीकरण है, तो ½ mv² का, ठीक है, ½ mv² याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। आगे है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये न्यूटन दिया था गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आगे है दोस्तों कि शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, तो वाट होता है, शक्ति का वाट। आगे हो गया कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है दोस्तों ये 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आगे है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर्वात्रिक नियम का जो प्रतिपादन किया था गुरुत्वाकर्षण का, ये आपका न्यूटन ही किया था, ठीक है, ठीक, आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करता है, तो उपग्रह का जो चाल है दोस्तों ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे है ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन ये केपलर थे, ठीक है ना, केपलर याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का देखिएगा क्वेश्चन आपका BSSC इंटर स्तरीय वाला में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग को क्या कहते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आगे दोस्तों की ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो 2 पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है ये क्या, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। 1 वाट बराबर होता है, तो देखिए 1 वाट बराबर जो है ना जूल प्रति सेकंड होता है, 1 वाट बराबर। आगे है दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ये 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। सॉरी ये है ना दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, ये द्रव्यमान दुगुना होगा तो उसका गतिज ऊर्जा भी ये दुगुना ही रह जाएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा दुगुना रह जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा यंत्रों की क्षमता किस में प्रदर्शित की जाती है, तो ये प्रदर्शित जो होता है मेगावाट में होता है। आगे है दोस्तों कि कार्य का CGS पद्धति इकाई जो है ना, CGS जो मात्रक है कार्य का ये क्या है, तो अर्घ होता है, कार्य का अर्घ होता है। आगे है दोस्तों कि तनी हुई स्प्रिंग में होती है, तो तनी हुई जो स्प्रिंग है इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है,
शून्य में यह क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु का क्या भार नहीं है, क्या है, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो शून्य अवस्था में जो गिरा हुआ है उसका ना समान होगा, ठीक ना, समान होगा। आगे है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमा काल जो होता है ना, ये 24 घंटा होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है 24 घंटा होता है। आगे हो गया दोस्तों कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर सेल होता है, ठीक है ना, सौर सेल सूरज से ये रोशनी से चार्ज होता है। आगे है कि नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार क्या होगा, तो स्थिर पिंड का भार जो है ना शून्य हो जाएगा, ठीक। आगे दोस्तों कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो गति के कारण कार्य करने की क्षमता का जो है ना हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है, तो व्यक्ति में जो होता है ये स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा होता है। आगे है दोस्तों कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो यह ना धनात्मक कार्य कहलाता है, घर्षण द्वारा धनात्मक कार्य कहलाता है। आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होगा, तो ये है ना स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा इसका बढ़ जाएगा। आगे है दोस्तों कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होता है, ये शून्य याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है, तो जल में जो ऊर्जा होगा दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं निर्भर करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर ये निर्भर नहीं करता है। तो चलिए अब दोस्तों अगला हम लोग सेट देखते हैं, 14 नंबर ये सेट है, ठीक है, 14 नंबर सेट हम लोग देखते हैं। चलिए 14 नंबर सेट में है दोस्तों कि यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि अपेक्षित घनत्व किससे किससे मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व जो है ये आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आगे है दोस्तों कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। आगे है दोस्तों कि जमने पर पानी का घनत्व क्या होगा, जमने पर जो है ना पानी का घनत्व ये घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। आगे है कि दाब किस पर निर्भर करता है, तो दाब जो निर्भर करता है क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सूर्य का जो पलायन वेग का मान है ये 42 होता है, ठीक है, 42 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि दूध दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या है, तो ये बढ़ जाता है, घनत्व जो है ना बढ़ जाएगा। आगे है दोस्तों कि दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है शुद्धता। यहाँ पे देखिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है दोस्तों ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। हाइड्रोमीटर एवं लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है दोनों पलवन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है दोस्तों बर्फ बर्फ जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो पानी के ऊपर कितना भाग रहता है दोस्तों, ये हो गया 1/10 भाग रहता है। आगे है दोस्तों कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, तो औसत वायु दाब जो होता है 76 सेमी होता है। आगे है दोस्तों, आगे है देखिए यहाँ पे कि मात्रा बदलने पर किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मात्रा बदलने पर किस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है दोस्तों कि कई बार पूछा है वो बोला हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये हो गया 2.4
2.417 होता है। ठीक है, आगे दोस्तों कि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का अचानक गिरना किसका संकेत है? अचानक तो आंधी तूफान आ जाएगा, ठीक है ना, आंधी तूफान अचानक गिरने से आ जाएगा। आगे है दोस्तों कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। आगे है दोस्तों कि बादल वायु में क्यों तैरता है? बादल जो है ना वायु में जो तैरने का काम करता है ये कम घनत्व के कारण तैरता है। आगे है दोस्तों कि अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? अपेक्षित जो आर्द्रता है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। आगे दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? तो वायुमंडलीय जो दाब है पास्कल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की इकाई सॉरी बार कहलाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम का धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है? तो धीरे धीरे गिरता है ये वर्षा कहलाता है। ठीक है, अचानक गिरता है तो आंधी तूफान। आगे है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो है ना ये याद रखिएगा, चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.3 ये है 2.38 पलायन वेग होगा किलोमीटर पर सेकेंड। आगे है दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर। आगे है दोस्तों कि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक, उधर हम पढ़े थे जमने पर आयतन पानी का आयतन बढ़ जाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये लगने वाला जो बल है दोस्तों ये दाब कहलाता है। ठीक है, ये लगने वाला बल दाब कहलाता है। आगे पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है क्यों कठिन होता है? क्योंकि जो नहीं है आपका दाब कम हो जाता है, माने ऊपर वायु दाब कम हो जाता है। आगे है दोस्तों की दाब दाब की बीमा जो होती है ना ये एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। आगे है दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो है ना दोस्तों स्थिर रहेगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ पिघलने पर जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर जो है ना समान ही रहेगा, बर्फ पिघलेगा। तो ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है? तो धीरे धीरे ऊपर तो मौसम साफ होगा। आगे है दोस्तों कि पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है। तो पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। आगे दोस्तों एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर जो होता है ना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे है द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आगे है दोस्तों कि हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व जो है 3.52 होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि एक हीरा का अपेक्षित घनत्व, ठीक है ना, ठीक है। आगे है कि एक तैराक को समुद्री जल में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो है ना समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए। चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग 15 नंबर सेट देखते हैं। ये 15 नंबर सेट है। चलिए आगे है ये क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है दोस्तों कि एक आदर्श तरल की श्यानता होती है। तो एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। आगे है कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो ये पास्कल होता है, प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। आगे है कि लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व याद रखिएगा, इसके कारण ऊपर चढ़ता है। आगे है दोस्तों कि जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? यह ना पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। आगे है दोस्तों कि समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए उनके ऊपर तेल क्यों डाला जाता है? तो ऊपर तेल जो है इसलिए डाला जाता है दोस्तों क्योंकि पृष्ठ तनाव
को कम करने के लिए, ठीक ना, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। आगे है दोस्तों कि श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की जो इकाई है दोस्तों पाइज होती है, ठीक है, पाइज। आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए, आगे है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो नहीं चिपकने का जो कारण है असंजक बल का अभाव, ठीक ना, असंजक बल का अभाव। आगे है कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्र पर जो लगता बल है उसको प्रतिबल बोलते हैं। आगे है कि ताप बढ़ने पर गैस का श्यानता क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर गैस का श्यानता बढ़ जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह आवृत्ति समान रहेगा, यानी कि आवृत्ति समान ही रहेगा। 1 सेकंड लोलक का आवर्तकाल जो है ना 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में भी। 1 सेकंड का आवर्तकाल का जो आवर्तकाल होता है लोलक का, ये 2 सेकंड होता है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ है कि कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये तुला है दोस्तों, ये हुक के नियम पर कार्य करती है। आवृत्ति, ये आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ये हर्ज होता है, ठीक है ना, हर्ज होता है आवृत्ति का ऐसे मात्रक। आगे है कि द्रव, द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? द्रव की प्रवाह की दर को जो है ना ये वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। आगे है दोस्तों कि किसी तरल की श्यानता का मापन किससे किया जाता है? किसी श्यानता का मापन जो है ना ये विस्कोमीटर से मापते हैं, विस्कोमीटर। आगे है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल जो है ना लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। आगे है दोस्तों कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ना दोस्तों ये ध्वनि से संबंधित है। आगे दोस्तों आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये आवर्तकाल जो है ना निर्भर नहीं करता है, कह रहा है निर्भर तो लंबाई पर करता है लेकिन नहीं करता है ये द्रव्यमान पर नहीं करता है, लेकिन आयतन दाब पर करता है। आगे है दोस्तों कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है ना दोस्तों बर्नर जो है ना ये आपका ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऊपर उठ जाता है। आगे है दोस्तों बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली का जो प्रमेय है ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आगे है दोस्तों कि वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान जो है ना ये कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, वायुयान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए यह क्या है कि ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर करता है काम? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा ये पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत। आगे है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो पैदा होता है दोस्तों ये अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण ये काम करता है। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो ये आवर्तकाल जो है ना अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा बैठेगा तो अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिबल विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल विकृति का अनुपात जो है ना ये यंग प्रत्यक्षता कहलाता है। आगे है दोस्तों कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर किस कारण अक्षर ऊपर उभर कर आते हैं? तो उभर कर जो आता है ये असंजक बल के कारण ये उभर कर आता है। आगे है दोस्तों कि किस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है ये आपका त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे दोस्तों ये देखिए लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल जो है उसके लंबाई पर निर्भर करता है। आगे कि लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा लंबाई के साथ। आगे है दोस्तों कि द्रव की तुलना में गैसों की श्यानता क्या होती है? तो गैसों की श्यानता ना कम होती है। आगे है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है बर्नौली के सिद्धांत पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है देखिए यह है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है।
तो ये है ना ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग 16 नंबर सेट को देखेंगे।